नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस में। चलिए, आज हम लोग भारत के भूगोल को पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल में हम लोगों ने हिमालय का भौगोलिक विभाजन और हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, दोनों ही विभाजन को हम लोगों ने पूर्णतः समाप्त कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं और इसलिए ध्यान रखिएगा। आज हम भारत के अगले भौगोलिक विभाजन की ओर चलते हैं, जो कि है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश के साथ साथ जो आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है, हमने प्रायद्वीपीय पठार को मर्ज किया है। क्योंकि मध्य उच्च प्रदेश बहुत सारी किताबों में आपको सिर्फ विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली, बस इन पे ही जो मध्य की उच्च पहाड़ियां हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए हमने प्रायद्वीपीय पठार को इसी में मर्ज किया है और मेनली हम प्रायद्वीपीय पठार पे ही फोकस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, फटाफट पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरू होते हैं अपन लोग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप पर्वतों को देखिए। प्रायद्वीपीय पठार को अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो यहाँ पाई जाने वाली उच्च चोटियां और दूसरा यहाँ पर उच्च क्षेत्र, जो कि वास्तविकता में पठार। तो अगर आप बात करें पर्वतों की या ऊंची श्रेणियों की, तो वो है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, ये आपकी दक्षिण की हैं। और विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली ये आपके मध्य भारत के आसपास की पहाड़ियां। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कैसे मुख्य रूप से पठारों का विवरण यहाँ पर पाया जाता है, तो वितरण यहाँ पे पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार, शिलोंग का पठार, मालवा का पठार। देखिए यहाँ पे मैंने शिलोंग के पठार को प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा बताया, ना कि हिमालय का, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले हमारे मालवा, बघेलखंड और बुंदेलखंड के पठार। फिर उसके बाद अपना दक्कन का पठार और तेलंगाना का पठार, बहुत ही विशेष। बिना नक्शे में तो देखिए हम कैसे रह सकते हैं, तो चलिए नक्शे में देखते हैं। पर्वतों को हम इसकी अगली श्रृंखला में देखेंगे। पहले आप यहाँ पर पठारों पर नजर डाल लीजिए। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर बुंदेलखंड, यहाँ पे हमारे पास मालवा, यहाँ पर हमारे बघेलखंड, ये तीनों ही पठार हैं। जब हम मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो हम इन पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर हम जब बात करते हैं सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर का पठार, तो बिल्कुल महाराष्ट्र को इमेजिन मत करिए, आप इमेजिन करिए बिहार और झारखंड को। ठीक है, तो छोटा नागपुर के पठार की लोकेशन ये है। उसी के जस्ट नीचे हमारा छत्तीसगढ़ दंडकारण्य के पठार पर स्थित है। फिर आप साथ ही साथ दक्कन के पठार, तेलंगाना के पठार और कर्नाटका के पठार, और ये आपके यहाँ पे शिलांग के पठारों को देख सकते हैं। हमारे एमपीपीएससी मेंस के बच्चों को यहाँ पर मैपिंग पे बहुत विशेष ध्यान देना है। ये मैप आपके लिए सीधे सीधे 6 नंबर लेकर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे पूरे संपूर्ण भारत में, चाहे वो हिस्सा मध्य उच्च का हो, चाहे वो प्रायद्वीपीय पठारों की पर्वत श्रेणियां हो, आखिर वो किस किस राज्यों में स्थित हैं और उनका मुख्य उच्च शिखर कौन सा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आप बहुत ज्यादा ध्यान दें। डायरेक्ट आपसे बीच का ये रो राज्यों के नाम पूछे जा सकते हैं, या उस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च शिखर के बारे में विशेष रूप से चर्चा की जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। ये 8 पॉइंट हमेशा हमेशा परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो चलिए हम आठों की चर्चा कर लेते हैं। हमारा सबसे उच्च शिखर, सर्वोच्च, सबसे पुरानी श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में स्थित है और इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। तो प्लीज यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, ये सातों आठों पॉइंट आपके लिए बहुत मायने रखेंगे। उसके बाद सतपुड़ा और विंध्याचल हमारे मध्य प्रदेश के सभी बच्चों को याद होता है कि सतपुड़ा मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश का भी सर्वोच्च शिखर है। पचमढ़ी के लिए हम लोग घूमने जाते हैं तो इसलिए भी बड़ा फेमस है। ठीक है, विंध्याचल मेखल पर्वत श्रेणी की हम बात करें, अमरकंटक की वादियों से मैं खुद आपके साथ में यहाँ पर हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए इसी पर्वत श्रेणियों पर चर्चा करेंगे कि विंध्याचल और मेखल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की बहुत विशेष पर्वत श्रेणी है और इसका सर्वोच्च शिखर हमारा अमरकंटक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग सह्याद्री पर्वत श्रेणी को। चलिए, सह्याद्री पर्वत श्रेणी जो कि महाराष्ट्र की है, इसे ध्यान रखेंगे आप। पश्चिमी घाट के उत्तरी हिस्से को मैं भी मैपिंग में भी आपको दर्शा दूंगा, इसे सह्याद्री कहा जाता है। और आप ये जो बाबा बुदन देख रहे हैं, इसे आप दक्षिण सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कलसुबाई। और बाबा बुदन पहाड़ी जो कि कर्नाटक में लोकेटेड है, या दक्षिण सह्याद्री, उसकी सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कद्रेमुख। ठीक है, फिर हम देखते हैं दक्षिण भारत की एक और पर्वत चोटी श्रृंखला को, जिसका नाम है नीलगिरी। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में नीलगिरी पर्वत स्थित है, जो कि अगर बात किया जाए तो वास्तविकता में तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका,
तीनों में स्थित है, लेकिन अधिकांश इसका हिस्सा तमिलनाडु में है। इसलिए हमने आपको सिर्फ बच्चों कंफ्यूज ना हो इसलिए एक राज्य को दिखाया। और उसके बाद हम चर्चा करते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी की, जो है डोडा बेट्टा। ठीक है, तो आप इन सारे प्रश्नों को देखते जाइए। रेगुलर व्यापम हो, एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बहुत कॉमन प्रश्न है। आपको जोड़ी मिलाने आ सकता है, आपको सर्वोच्च शिखर पूछ सकते हैं, सर्वोच्च शिखर किस पर्वत का है ये पूछ सकते हैं, या पर्वत या सर्वोच्च शिखर किस राज्य में स्थित है ये पूछ सकते हैं। यहाँ से बनने वाले अनेकों अनेक प्रश्नों के लिए आपको यहाँ पे तैयार रहना है। ठीक है, चलिए तो हम चर्चा करते हैं नीलगिरी के बाद अन्नामलाई पर्वत की, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, भारत के दक्षिणतम पर्वतों श्रृंखला में से एक। और ये है आपके सामने अनायमुड़ी, सबसे विशेष चोटी भारत की, दक्षिण भारत की। फिर हम चर्चा करते हैं हमारा राजमहल की पहाड़ियां, झारखंड में स्थित है। पार्श्वनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल समेत शिखर यहीं पर है, शेखर जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन सारे पर्वतों की लोकेशन को देखने के लिए मैप बहुत ज्यादा आवश्यक है, और मैं बार बार आपसे चर्चा करता चल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर मैपिंग के लिए विशेष तौर से सावधान रहना है। तो ये आप सबसे पहले आप देखेंगे अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में स्थित है। फिर हमारी नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी, और नर्मदा नदी के दक्षिण में हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बहुत फेमस है। सतपुड़ा से ही लगा हुआ हमारा ये महादेव, और ये हमारा अमरकंटक। फिर उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये पूरा नीचे से पूर्वी घाट आपने यहाँ देखा, ये पूरी लोकेशन पूर्वी घाट की है। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी लोकेशन किसकी है, पश्चिमी घाट की। आप यहाँ पर जो हिस्सा देख रहे थे कि ये गैप है, इसलिए इसी को मैंने कहा कि उत्तर सह्याद्री, और इसे मैंने कहा दक्षिण सह्याद्री। ठीक है, तो इसे आप ध्यान जरूर रखिएगा, इसलिए आपको कद्रेमुख और उनको भी याद रखते चलना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखिए इन दोनों के बीच में मैंने आपसे कहा था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य में आपको महादेव पहाड़ियां मिलेंगी, और सॉरी नीलगिरी की पहाड़ियां मिलेंगी। और नीलगिरी से जस्ट नीचे आप अगर आप उतरते हैं तो आपको ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला दिखेगी, और उसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर आप कार्डेमम पहाड़ियों को भी देखते चलें, क्योंकि इसी से रिलेटेड अन्नामलाई पर्वत के पश्चिम में जब आप जाते हैं तो आपको कार्डेमम पहाड़ियां पड़ती है, और अन्नामलाई पर्वत के आप पूर्व में जब जाते हैं तो आपको पालनी की पहाड़ियां पड़ती है। तो चलिए इनको भी हम मैप पे देख लेते हैं। जब हम देखते हैं अन्य पर्वतों की बात, कि इनके अलावा कंपटीशन एग्जाम्स में, एसएससी में, व्यापम में, या हमारे एमपीपीएससी में भी, अभी अभी हाल ही में हमारे 2017 एमपीपीएससी में शेवराय की पहाड़ियों को स्थान दिया गया था। उसके पहले शेषाचेलम हमारे एमपीपीएससी में आ चुका है। तो इन पहाड़ियों से डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये किन राज्यों में स्थित है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखते चलना है। पूर्वी घाट की ऊंची चोटी या ऊंचे पर्वत शिखर महेंद्रगिरी पर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। शेषाचेलम को आप यहाँ देखें, जो सॉरी यहाँ आंध्र प्रदेश थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है, आप इसको पूरा सही करिएगा, कि शेषाचेलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगेन जावड़ी की पहाड़ियां, शेवराय की पहाड़ियां, दोनों ही हमारी तमिलनाडु में स्थित प्रमुख शिखर है। शेवराय और आपका शेषाचेलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैपिंग में बहुत संभल कर करिएगा। जयंती, खासी और गारो हमारी मेघालय की तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वत चोटियां हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं नीलगिरी की पहाड़ी के दक्षिण में, या यूं कहें पश्चिम साइड, कौन सी पहाड़ी आपको मैंने अभी दिखाई थी, कार्डेमम पहाड़ी। उसे आप इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जान सकते हैं। कहाँ स्थित है, केरल में। और मैंने कहा था कि नीलगिरी से जब पूर्व जाएंगे तो आपको क्या पड़ेगी, पालनी की पहाड़ियां पड़ेंगी, जो कि कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। तो इन पर्वत श्रृंखलाओं और इन पर्वत चोटियों को आपसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट है, आपको याद रखनी है, ये रैंडमली आपके पेपर्स में आती रहती है। सारे महत्वपूर्ण पहाड़ियों को मैप पर देखने के पश्चात हम आए हैं थोड़े कुछ घुमा कर आने वाले डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। ये डायरेक्ट प्रश्न में आप देखेंगे भारत की चारों दिशाएं और चारों दिशाओं के सर्वोच्च शिखर आपसे पूछे गए। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछने का जो तरीका है या जो लहजा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, जहाँ पे बच्चे तुरंत कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे देखेंगे यहाँ पर आप पाएंगे कि हमारे उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, तो उत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, या यूं कहें पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी आपकी, केटू, गॉडविन आस्टेन। दक्षिण भारत की बात करें तो अभी आप लोगों ने देखा अन्नामलाई पर्वत के सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। अगर इसके बाद हम चलते हैं पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर, तो पूर्व में आप पाएंगे पार्श्वनाथ, जो कि राजमहल की पहाड़ी या यूं कहें झारखंड में स्थित है।
पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो उसका सबसे ऊंचा शिखर हमारा अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर ही सबसे ऊंचा शिखर होगा। मध्य भारत या मध्य प्रदेश की हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी बच्चों को पता होती है, धूपगढ़ है हमारी। इसके बाद अगर उसी प्रश्न में थोड़ा सा उत्तर पूर्व की अगर चर्चा की जाती है तो हम कंचनजंगा को यहाँ पे नकार नहीं सकते, जो आपको यहाँ पे सिक्किम में मिलेगा। एक प्रश्न जो बार बार आजकल परीक्षाओं में चल रहा है, ज्वलंत प्रश्नों में से एक है, वो है भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है। तो जब भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी बात करते हैं तो आप देखें नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे आपका अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद भी अगर स्पेसिफाई करके आपसे दिया जाता है तो आपको यहाँ पे आंसर टिक करना है नागरकोइल। रेलवे स्टेशन भी आप कभी घूमने जाते हैं जब कन्याकुमारी तो आपको नागरकोइल से ट्रेन भी मिल जाएगी। तो इन प्रश्नों को आपको वन लाइनर क्वेश्चन से इन पर बहुत ज्यादा नजर आपको बनाए रखनी है। अब हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि प्रायद्वीपीय पठार से पूछा जाता है। जब इतने सारे पर्वत वहां पर स्थित है तो उनके मध्य में कुछ विशेष दर्रे भी होंगे जो भारत के न केवल सामरिक महत्व में, साथ ही साथ भौगोलिक महत्व में और मुख्य रूप से हमारे आर्थिक महत्व में वृद्धि करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि किस प्रकार दर्रे हमें महत्व पहुंचाते हैं तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण 3 प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आते हैं, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। ये तीनों ही पश्चिमी घाट में पड़ने वाले हमारे प्रमुख दर्रे हैं। और इन दर्रों से देखिए प्रश्न कैसे घुमा के आते हैं। सबसे पहला थालघाट हमारा मुंबई में आपको यहाँ पे मिलेगा और प्रश्न देखिए मुंबई से नासिक जाने के लिए आपको किस दर्रे को पार करना होगा आपसे पूछा जाएगा, तो ये क्या है आपका थालघाट। एक प्रश्न जो आजकल अभी एसएससी ने पूछा बड़ा ही थोड़ा सा घुमाकर कि किस प्रकार हम मुंबई से कहाँ पहुंचेंगे, कोलकाता। और उसने मुंबई से कोलकाता भी प्रयोग ना करके मुंबई को कहा पश्चिम और कोलकाता को कहा पूर्व। तो हम निम्न में से किस दर्रे को पार करते हुए पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रस्थान करेंगे, और आंसर था थालघाट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे हेडिंग की उत्तर से दक्षिण की ओर। ये प्रश्न मैंने इसलिए दिया क्योंकि हमारे व्यापम में एक बार पूछा गया कि इनका सीक्वेंस जमाइए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जब आप इनको सीक्वेंस में देखेंगे तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट और उसके लास्ट में आपको फिर सैनिकोट दर्रा मिलेगा। भोरघाट की जब हम बात करते हैं तो भोरघाट हमारा मुंबई से पुणे की तरफ, या यूं कहें मुंबई से चेन्नई। तो ये देखिए मुंबई से नासिक आपकी बुक्स में भी दिया होगा, मुंबई से पुणे आपकी बुक्स में भी दिया होगा। ये चेन्नई और कोलकाता में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है, तब ऑप्शन आपको थोड़ा सा घुमा देता है और बच्चों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मुंबई से पुणे ना देकर अगर आप उत्तर से दक्षिण की भी बात करें तो मुंबई हमारा उत्तर में है, पुणे हमारा दक्षिण में। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने के लिए भी हम पश्चिमी घाट किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, तो वो आपका आंसर होगा भोरघाट। अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का आपस में मिलन हो रहा होता है। उस समय पश्चिमी घाट की अंतिम ओर आप देखते हैं पालघाट, और पालघाट कोच्चि से जोड़ता है किसको, चेन्नई को। अगेन ऑप्शन में परिवर्तन होता है तो आप पाएंगे कि इसे केरल से तमिलनाडु भी आपको दिया जा सकता है। इसी प्रकार सबसे निचला हमारा दक्षिणतम दर्रा है वो है सैनिकोट दर्रा। सैनिकोट दर्रा जब आप देखेंगे तिरुवनंतपुरम, अगेन केरल से मदुरई जाने के लिए, आप तमिलनाडु जाने के लिए अगेन जिस दर्रे को पार करेंगे वो है सैनिकोट दर्रा। सैनिकोट दर्रा पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, जिसे हम मैप पर फिर देख लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर जब आप गौर करेंगे तो ये आपको ऊपर ही हिस्से पे सबसे पहला नंबर आपको मिलेगा थालघाट का, दूसरा नंबर आपको मिलेगा भोरघाट का। ये लोकेशन है मुंबई की और ये लोकेशन है आपकी कोलकाता की। तो मुंबई से कोलकाता जाने के लिए, या यूं कहें यहाँ नासिक, मुंबई से नासिक जाने के लिए थालघाट पार करेंगे। मुंबई से यहाँ पे पुणे स्थित है तो मुंबई से पुणे आने के लिए आपको इसको पार करना पड़ेगा भोरघाट। आप यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी घाट, यहाँ पे देखिए पूरा पश्चिमी घाट चल रहा है। तो पश्चिमी घाट जहाँ समाप्त होता है तो वहां पाएंगे कौन सा दर्रा, पालघाट। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक रखता है, प्लीज मैपिंग करें। एमपीपीएससी मेंस के हमारे बच्चे बहुत ज्यादा सावधान रहे, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट जहां पर आकर मिलते हैं, यहाँ पर आपको आसानी से सैनिकोट दर्रा भी मिल जाएगा। तो इन प्रश्नों के साथ आपको यहाँ पर हम आज की क्लास फिनिश करते हैं। प्लीज अच्छे से पढ़ाई करिए, शनिवार को आपको इसका टेस्ट भी देना है। ऑल द बेस्ट।